सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन दैट द अर्थ सरफेस वियर्स अवे बिकॉज ऑफ इरोजन। हमने पिछले चैप्टर में ये सीखा है कि जो अर्थ सरफेस होता है, अर्थ पर जो रॉक वगैरह होते हैं वो इरोजन के कारण जो होते हैं वियर होते हैं। The eroded material gets carried away by agents। जो भी फ्रिक्शन के कारण जो इरोड होता है मटेरियल वो बारीक पाउडर बन जाता है सॉइल और वो दूसरी जगह पर कैरी किया जाता है। The materials get deposited। जहां पर स्पीड स्लो होती है उस एजेंट की, जैसे वो विंड हो यानी एयर हो या वाटर हो, जो भी हो, वो जब स्पीड कम होती है उसकी तब वो वहां पर वो मटेरियल डिपॉजिट कर देते हैं यानी जमा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। The agents like running water, river, glaciers, wind, sea waves and ground water do the work of erosion। ये जो एजेंट्स है जैसे रनिंग वाटर यानी रिवर जो होती है, ग्लेशियर्स यानी जो बर्फ होता है जब वो फ्लो होने लगता है तब वो इरोजन करता है, विंड जब फ्लो करता है हवा तब इरोजन करता है, सी वेव्स जब टकराते हैं तब इरोजन करते हैं, ग्राउंड वाटर जब जमीन के नीचे से बहता है तब इरोजन होता है। ठीक है, ये इरोजन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यानी जो इरोड करने के बाद जो मटेरियल बन रहा है, जो पार्टिकल्स बन रहे हैं बारीक, वो कैरी करवाए जाते हैं दूसरी जगह पर, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जहां पर उनकी स्पीड स्लो होती है, चाहे वो विंड हो, ग्लेशियर हो, सी वेव्स हो या रनिंग वाटर रिवर हो, उनकी स्पीड जहां पर कम होती है, स्लोप जहां पर कम होता है, वहां पर वो डिपॉजिट कर देते हैं यानी जमा कर देते हैं वो मटेरियल। बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स द अर्थ सरफेस कीप्स ऑन अंडरगोइंग चेंजेस एंड न्यू लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म। तो इसके कारण, इन एजेंट्स के कारण, इन सारे एजेंट्स के कारण अर्थ सरफेस पर हमेशा वेयरिंग रहता है, होते रहता है इरोजन के कारण, और नए नए लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं। वी विल स्टडी सम ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स इन दिस लेसन। कुछ लैंडफॉर्म्स हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। वर्क ऑफ रिवर्स एंड लैंडफॉर्म्स। कैन यू टेल हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रील, गली, स्ट्रीम एंड अ रिवर? देखिए, रील, गली, स्ट्रीम और रिवर में क्या अंतर होता है ये पूछा है। देखिए, जो सबसे छोटा फ्लो होता है पानी का, रेन वाटर का जो सबसे छोटा फ्लो होता है उससे कहते हैं रील। जब कई सारे रील, मेनी रील्स व्हेन कम टुगेदर दे फॉर्म अ गली। रील से थोड़ा बड़ा गली होता है। मेनी गलीज टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रीम। जब कई सारे गली एक दूसरे से मिलते हैं तब स्ट्रीम बनता है। और when many streams come together a big flow of water is formed that is called river। रिवर सबसे बड़ा फ्लो होता है, उससे छोटा स्ट्रीम होता है, उससे छोटा गली और उससे छोटा रील। एंड व्हाट इज अ रिवर? देखिए, रनिंग वाटर जो होता है वो अलग अलग दिशा में ग्रेविटी जैसी है या स्लोप जैसा है, उसकी दिशा में अपना रास्ता बनाते बनाते वो फ्लो होते रहता है। इस बहुत बड़े फ्लो को कहते हैं रिवर या नदी। Geographical explanation। Running water flows naturally in a direction according to gravity along the slope and makes its own way। जो रनिंग वाटर होता है वो ग्रेविटी जैसी होती है या स्लोप जैसा होता है, उसके अनुसार अपनी स्वयं दिशा बनाता है और एक अपना रास्ता बनाता है। When many such flows of water come together, a river is formed। जब ऐसे कई सारे फ्लो टुगेदर एक साथ आते हैं तब जो है रिवर बनती है। द लेंथ ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड, द टाइप ऑफ रॉक, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर एंड द लेंथ ऑफ द फ्लो, वॉल्यूम, सेडिमेंट्स इन द रिवर एटसेट्रा आर द फैक्टर्स ऑन विच द इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर्स डिपेंड। देखिए, कितनी मात्रा में इरोजन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, डिपोजिशन करना है, ये किन फैक्टर्स पर डिसाइड होता है? स्लोप ऑफ द लैंड। अगर स्लोप बहुत तेज है, स्टीप स्लोप है, तो इरोजन भी ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी पानी की, ज्यादा इरोजन होगा फ्रिक्शन के कारण। और अगर टाइप ऑफ रॉक यानी सॉफ्ट रॉक है तो ज्यादा इरोजन होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज्यादा पानी बह रहा है तो भी ज्यादा ये होगा इरोजन। ठीक है, तो जब
उसकी स्पीड कम, स्पीड फास्ट होती है तब इरोजन ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होता है। जब स्पीड स्लो हो जाती है तब डिपोजिशन हो जाता है, यानी जमा होना शुरू हो जाता है मटेरियल। इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स, द रिवर्स ओरिजिनेट एट अ मच हायर अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। जो रिवर्स होते हैं वो एक ऊंचाई पर, पर्वत में वगैरह, पर्वतों में वगैरह वो ओरिजिनेट होती है रिवर्स। हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू इरोड इज ग्रेट। देखिए जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ऊंचाई पर, पर्वत में स्लोप काफी तेज होता है, इसके कारण वहां से तेजी से बहती है रिवर, तो इसके कारण फ्रिक्शन भी तेजी से होता है और इरोजन भी ज्यादा होता है। द रिवर बेड एंड द रिवर बैंक्स गेट इरोडेड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स एटसेट्रा एंड द वेरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द मेन रिवर। देखिए इरोजन क्यों होता, रिवर बेड यानी नदी का जो तल होता है, नीचे वाला पार्ट, वो भी, उसका भी इरोजन होता है, और रिवर बैंक यानी नदी के जो किनारे होते हैं साइड वाले, उनका भी इरोजन होता है। किसके कारण? फास्ट फ्लोइंग वाटर, उसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, वो जब घिसते हैं साइड पर या नीचे, तो उसके कारण जो है इरोजन होता है। कई सारे ट्रिब्यूटरीज यानी वाटर के फ्लोज उसको मिल जाते हैं नदी में, उसके कारण भी इरोजन होता है। ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉर्जेस, दैट इज कैनियंस, वी शेप्ड वैलीज एंड वाटरफॉल्स। देखिए गॉर्जेस यानी इस तरह के ये होते हैं, ऐसे डीप, और स्टीप यानी वर्टिकल वॉल वाले कैनियंस होते हैं, ऐसे पानी फ्लो होकर होकर ऐसा होता है, ठीक है। और वी शेप्ड वैली यानी इस तरह के वी शेप के होते हैं। अगले पेज पर दिया है उसका फोटो, हम देखते हैं। देखिए यहां पर दिया है वी शेप्ड वैली इस तरीके से, ऐसे। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स। देखिए हमने इरोजन के बारे में पढ़ा, रिवर्स के कारण जो इरोजन होता है वो देखा। अभी ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। अ रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप फ्रॉम अ हीली रीजन। ऊंचाई पर से रिवर जो है नीचे की तरफ फ्लो होती है। एट द फुट हिल्स द चेंज इन द स्लोप कॉजेस डिपोजिशन ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स, एज दीज आर डिपोजिटेड इन अ ट्रायंगुलर शेप दे फॉर्म एन एलुवियल फैन। एलुवियल फैन, एलुवियम यानी क्या होता है? एलुवियम यानी जो बहुत बारीक मिट्टी जो बनती है, एकदम बारीक पाउडर जैसी, उसे बोलते हैं एलुवियम। गाळ ज्याला म्हणतात, जो ज्याला चिकन माती म्हणतात, जो बहुत ही फर्टाइल होती है, तो ये इरोजन के कारण बनती है। ऐसे ये जहां पर नीचे, पर्वत से ऊपर से नीचे आ रही है नदी, जहां पर नीचे आती है, टकराती है, अचानक से उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो यहां पर सारा वो एलुवियम यानी बारीक सॉइल जो है वो डिपॉजिट कर देती है इस तरीके से। ये देखिए, ये जापानीज फैंस होते हैं ना, आपको पता है, हाथ में पकड़ के हवा लेने वाले, इस तरह का शेप है इसका, इसके कारण उसे फैन बोलते हैं। और एलुवियम डिपॉजिट होने के कारण होता है, इसके कारण उसे एलुवियल फैंस बोलते हैं। ये जहां पर नदी पर्वत से नीचे उतरती है, वहां पर ये एलुवियल फैंस बनते हैं। As the steepness of the slope decreases and the transporting capacity of the river reduces, it starts flowing slowly. Slope जो है अचानक से कम हो जाता है पर्वत से नीचे आने के बाद, और इसके कारण स्पीड कम हो जाती है, इसके कारण कैरी करने की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, जो सॉइल जो कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है रिवर की, और वो धीरे धीरे जमा करना शुरू कर देती है, तो इसके कारण वो एलुवियल फैंस बनते हैं। इट बेंड्स, मींडर्स ऑफन इन इट्स वे इन एन एफर्ट टू क्रॉस एंड इवन स्मॉल ऑब्स्टेकल्स। कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ पर छोटे ऑब्स्टेकल्स आते हैं तब वो बेंड हो जाती है, टर्न लेती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्थ ऑब्स्टेकल है, इसके कारण इसने ऐसे टर्न होकर ऐसे लिया है, उसे बोलते हैं मींडरिंग, मींडरिंग ऑफ रिवर, बेंडिंग बोलते हैं। By the time the river reaches the sea, its river bed becomes very wide and its speed becomes very slow. जब रिवर समुद्र को मिल जाती है तब तक उसका रिवर बेड यानी ये जो है चौड़ाई बहुत चौड़ी हो जाती है, और स्पीड भी काफी स्लो हो जाती है। The sediments of the river get deposited in its bed and on its banks. Sedimentation जो सॉइल होते हैं वो एक तो बैंक्स पर, किनारे पर रुक जाते हैं, जमा होते हैं, और बेड में यानी तल में जमा हो जाते हैं। द फैक्टर्स
that determine the deposition of sediments are the length of the rivers, volume of water, amount of sediments and the slope of the river and the earth surface। देखिए किस मात्रा में, किस अमाउंट में डिपोजिशन कहां पर होना है, ये किस फैक्टर्स पर डिसाइड करता है, तो लेंथ ऑफ द रिवर, जितनी रिवर की लेंथ लंबी होगी रिवर उतना सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा, जितना उसमें वाटर पानी जितना ज्यादा होगा उतना सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ द रिवर, स्लोप जितना तेज होगा उतना इरोजन ज्यादा होगा, और जब वो स्लोप स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब वहां पर डिपोजिशन भी ज्यादा होगा। अर्थ सरफेस जैसा है, अगर सॉफ्ट रॉक वाला है तो ज्यादा इरोजन होगा, हार्ड रॉक वाला है तो कम इरोजन होगा। दस लैंडफॉर्म्स लाइक फ्लड लेवीज, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। देखिए फ्लड लेवीज, फ्लड प्लेन्स क्या होता है, देखिए यहां से रिवर फ्लो कर रही है, कब, समझ लीजिए समर सीजन में, धूप के सीजन में पानी कम होता है, तो इतने से रीजन से जो है रिवर बह रही है, ठीक है। बाद में यहाँ बहते समय यहाँ पर थोड़ा सेडिमेंटेशन, यहाँ डिपोजिशन जमा कर रही है थोड़ी मिट्टी, ठीक है, ये किनारे है नदी के। और बाद में जब बारिश का मौसम आता है तब बाढ़ आ जाती है रिवर में, तब इसका पानी रिवर का यहां तक पहुंच जाता है, यहां तक, तो क्या होता है यहां पर भी सेडिमेंटेशन, मिट्टी जमा होने करने लगती है, जो नदी होती है वो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। यहां पर जो किनारे पर जमा होती है जब समर सीजन होता है उसे बोलते हैं फ्लड लेवीज। ये है रिवर बॉडी, ये फ्लड प्लेन्स, ठीक है। और डेल्टास, डेल्टास किसे बोलते हैं मैं बताता हूं। देखिए डेल्टास कहां पर बनते हैं, जहां पर नदी, ये सैटेलाइट फोटोग्राफ है डेल्टा का, जहां पर नदी समुद्र से मिलती है, यहाँ ये समुद्र है और ये नदी आ रही है, यहाँ पर स्पीड बहुत ही स्लो होती है, इसके कारण क्या होता है यहाँ पर मिट्टी जमा होने लगती है, यहाँ पर मुहाने पर, मुंह पर नदी के। तो यहाँ पर पहले तो सीधा फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी जमा होने के कारण क्या होता है, उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है नदी के फ्लो को, और वो बाइफर्केट हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाता है नदी का फ्लो, ऐसा और ऐसा। फिर यहाँ पर भी जमा होने लगती है मिट्टी यहाँ पर, और इस तरीके से वो शेप, जो बाइफर्केशन है, जो डिवीजन है, दो हिस्सों में बटना जो है वो बढ़ते जाता है। इसके कारण ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप बनता है यहाँ पर, इस तरीके का, यहाँ दिख रहा है, ये एक फ्लो यहाँ जा रहा है, यहाँ पर एक फ्लो जा रहा है, तो ये एक तरह का ट्रायंगल बनता है। तो डेल्टा जो है एक ग्रीक लेटर है, जैसे हमारा मुझे इंग्लिश में जैसे ABCD ऐसे लेटर्स होते हैं, वैसे ग्रीक भाषा में डेल्टा नाम का एक लेटर होता है, जो जिसका सिंबल ट्रायंगल होता है। तो उस ट्रायंगल के सिंबल से, जो इस ट्रायंगल से मेल जोल रखता है, उसके कारण इसका नाम भी डेल्टा रखा गया है, ठीक है। Try to understand the formation of landforms like gorges, V-shaped valleys, waterfalls, alluvial fans, meanders, flood levees, flood plains and deltas with the help of teachers। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। गॉर्जेस कैसे बनते हैं ये भी बताया, कैनियन जो पानी फ्लो होता है बहुत वर्षों तक, तब यहाँ पर ऐसे खाई बन जाती है, मींडरिंग यानी जब ऑब्स्टेकल होता है, ये सब हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद give it a try. Some pictures of various landforms formed by the river are given. See them. Write the type of the work done by the river in the formation of these landforms in the box below. देखिए ये जो है एल्यूअल, यानी इन्होंने ये पूछा है कि डिपोजिशनल वर्क से बना है, देखिए ट्रांसपोर्टेशनल वर्क से, इरोजनल वर्क से या डिपोजिशनल वर्क से, कौन से वर्क से ये लैंडफॉर्म्स बने हैं ये पूछा गया है। देखिए तो ये जो है कैनियंस, वो जो है इरोजन के कारण बनते हैं, इरोजनल वर्क, ठीक है। ये जो है मिंडरिंग जो होता है वो डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल, ठीक है। उसके बाद वी शेप्ड वैलीज कैसे बनती है, ये भी इरोजनल वर्क के कारण होती है, इरोजन के कारण। फिर डेल्टा जो है वो ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क के कारण होता है। फिर एल्यूवियल फैंस भी डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क के कारण होता है। फ्लड लेवीज एंड फ्लड प्लेन्स किसके कारण होते हैं, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशनल, देखिए यहाँ पर ये फ्लड लेवीज है यहाँ पर, और ये फ्लड प्लेन्स है,
ये नदी बह रही है। तो फ्लड लेवीज और फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल वर्क के कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेनी क्रीक्स आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ कोकण बट नॉट डेल्टा। वाई? क्रीक्स यानी क्या कहते हैं उसे, बड़ा रॉक जब होता है, देखिए कोकण का जो बीच है वो काफी रॉकी है, रॉक से बना हुआ है और वो जो है पर्वतों से बना हुआ है। इसके कारण वहां पर स्लोप काफी तेज होता है। जब स्लोप होगा जब कम स्लोप होगा तभी यहां पर डिपोजिशन होगा मिट्टी का, इसी के कारण डेल्टा बन पाएगा। लेकिन कोकण में ऐसा नहीं है, स्लोप जो है काफी शार्प है, स्टीप है, उसके कारण यहां डेल्टा नहीं बना बल्कि क्रिक्स बने हैं, यानी क्रैक्स जैसा होता है वो, स्टीप क्लिफ जो होते हैं वो। इज देयर एनी लेक फाउंड नियर द मिंडर्स ऑफ द रिवर? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। देखिए मिंडरिंग के पास लेक्स बनते हैं क्या, ये आप पूछा है। जी हाँ, बनते हैं। जब फ्लड आता है रिवर में, जब बाढ़ आती है बारिश के मौसम में, तब क्या होता है, ये फ्लो यहां पर जमा हो जाता है, पानी यहां पर जमा हो जाता है, तो यहां पर एक लेक की तरह बन जाता है। ठीक है, जब बाढ़ आती है रिवर को तब लेक्स बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर्स यानी जो हिम नग होते हैं, यानी पर्वतों पर जो स्नो गिरता है, स्नोफॉल होता है, वो सॉफ्ट जो होता है बर्फ उसे बोलते हैं स्नो, जो हार्ड होता है उसे बोलते हैं आइस। दोनों में फर्क जानिए। तो स्नो के डिपोजिशन से ग्लेशियर्स बनते हैं और ग्लेशियर्स के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो पढ़ेंगे। इन रीजन्स वेयर टेम्परेचर्स आर जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल्स। जहां पर 0 डिग्री से कम होता है टेम्परेचर, वहां पर जो वाटर प्रेसिपिटेशन होता है, यहां पर केमिकल प्रेसिपिटेशन नहीं, वाटर प्रेसिपिटेशन, यानी वाटर का जमीन पर गिरने का तरीका, वो कौन से फॉर्म में होता है? स्नो के फॉर्म में होता है, स्नोफॉल में। लेयर्स ऑफ स्नो एक्यूमुलेट ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। तो स्नोफॉल के कारण स्नो के बहुत मोटे मोटे लेयर्स बनने लगते हैं अर्थ सरफेस पर। द हेवी वेट ऑफ दीज ओवरलेइंग लेयर्स मेक्स द स्नो मूव अलोंग द स्लोप। इनका वजन बढ़ते जाता है जब बहुत बड़ा जाड़ा लेयर बनता है, मोटा, और जब स्लोप पर यह गिरता है, पर्वतों पर तो स्लोप होता है, और उसके कारण वो धीरे धीरे फ्लो होने लगता है। एट द बेस ऑफ द लेयर द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द प्रेशर फ्रॉम द अबव। स्नो का जो निचला लेयर होता है वो क्या होता है, घिसने लगता है बेड से, जमीन से, और उसके कारण फ्रिक्शन के कारण वो मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। ग्लेशियर स्टार्ट्स मूविंग स्लोली अलोंग द स्लोप। जब नीचे का लेयर मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाता है तब और भी तेजी से वो फ्लो होने लगता है। लाइक द रिवर, a glacier too carries the work of erosion, transportation and deposition. रिवर्स की तरह ही ग्लेशियर्स भी जो है इरोजन करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करवाते हैं। इरोजन वर्क बाय ग्लेशियर्स, though its velocity is less, the mass of the ice is more and hence the glacier erodes its own banks and its bed on a large scale. देखिए ग्लेशियर्स जो होते हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, लेकिन उनमें आइस की मात्रा बहुत अधिक होती है, उनका मास बहुत अधिक होता है, उसके कारण वो इरोजन करवाते हैं अपने बैंक्स, अपने किनारों पर और अपने बेड यानी तल पर। द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म्स लाइक सर्क्स, एरेट्स, हॉर्न्स, यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज एंड रोशे माउंटेन्स और शिप बैक्स। तो ये क्या है, यहाँ पर एग्जांपल्स पिक्चर्स में दिया है। देखिए सर्क्स यानी ये पर्वतों पर जैसा ऐसा बना है खांच जैसा, उसे बोलते हैं सर्क्स। ये हॉर्न यानी जो सींग होता है ना बैलों का, गायों का जो सींग होता है, तो उसके तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हॉर्न्स। यू शेप्ड वैलीज यानी जैसे वी शेप्ड वैली होती है वैसे ही यू शेप्ड वैली होती है। ठीक है, ये मोरेंस क्या है हम देखेंगे, हैंगिंग वैलीज वगैरह आगे डिटेल में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर्स। देखिए ये जो रोशे माउंटेन्स वगैरह है इसके बारे में मैं आपको
बताता हूँ, इनका ग्लॉसरी में दिया है, मैं वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 98 पर दिया है सर्क एंड हॉर्न। लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो इरोड करते हैं पर्वतों से नीचे उतरते समय, उसके कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसे कहते हैं सर्क और हॉर्न। बोथ द लैंडफॉर्म्स आर प्रोड्यूस इन द एरियाज वेयर द ग्लेशियर्स ओरिजिनेट। जहां पर ग्लेशियर्स ओरिजिनेट होते हैं, कहां पर? पर्वतों के चोटी पर, वहां पर ये होते हैं सर्क्स और हॉर्न्स। After snowfall, the snow doesn't start flowing immediately like water, it gets deposited. Snow जो है पानी की तरह तुरंत बहना नहीं शुरू करता, वो पहले जमा होता है। It deposits more at the base than slopes. जो बेस जो होता है पर्वतों का, फुट जहां पर होता है वहां पर वो ज्यादा जमा होते हैं। When many layers of snow get deposited, the lower layers face pressure from above and turn into ice. देखिए नीचे का जो स्नो होता है सॉफ्ट वाला, उस पे उसके नीचे का जो लेयर होता है उसके ऊपर से प्रेशर आने के कारण वो हार्ड बन जाता है, आइस बन जाता है। और while turning into ice and because of pressure, some ice at the bottom turns into water due to friction. जब वो फ्लो होने लगता है तब फ्रिक्शन के कारण वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, घिसने के कारण। This water starts flowing along the slope. This flow is the starting point of the glacier. Ice on the slope also starts moving downwards. देखिए नीचे का लेयर पानी में कन्वर्ट हो जाता है और वो फ्लो होने लगता है स्लोप से। उसके कारण ऊपर का बर्फ भी उसके ऊपर तैरने के कारण वो भी बहने लगता है, और उसको ये सब बहने के कारण इरोजन होने लगता है। फ्रिक्शन कॉजेस द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स टू बिकम स्टीप। इसके कारण जो स्लोप्स होते हैं फ्रिक्शन के कारण वो स्टीप हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। मूविंग आइस गेट्स डिपॉजिटेड एट द फुट हिल्स। वीदरिंग बाय मेल्टेड वाटर लीड्स टू डीपनिंग बेसल पोर्शन। जो बेसल पोर्शन होता है आइस का, पर्वत का, वो डीप हो जाता है, यानी गड्ढे जैसा हो जाता है। Such deepened portions at the base of slopes are called cirques. उन्हें कहते हैं सर्क। The cirque and the mountain behind it with steep slope together look like a big armchair, and therefore cirques are often called gigantic armchairs. If cirques develop on all the sides of the mountain slopes, then the summit of the mountain looks like a horn. Horn यानी सींग जो होते हैं, जो गाय भैंसों के सींग होते हैं ना, शिंग वैसे। This is called horn. Matterhorn is the Alps, in the Alps mountain में along the borders of Italy and Switzerland in Europe is the world famous example of horn. Horns का Matterhorn जो एग्जाम्पल है वो आल्प्स पर्वत का काफी अच्छा उदाहरण है। आप इसका फोटो देख भी सकते हैं। मैटरहॉर्न जो है उस पर हमारा तिरंगा प्रोजेक्ट किया था एलईडी लाइट से, क्योंकि कोरोना फाइट में हमने विश्व के बहुत सारे देशों की हमने काफी मदद की, तो भारत का सम्मान करने के लिए इस मैटरहॉर्न चोटी पर भारत का हमारा तिरंगा जो है लहराया गया था। आप देख सकते हो वो फोटो, इंडियन ट्राइकलर ऑन मैटरहॉर्न टाइप करके देख सकते हैं। तो ये है, आगे देखते हैं। रोशेमोंटनी, लैंडफॉर्म फाउंड इन द ग्लेशियर बेड, इट इज फॉर्म ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर्स के इरोजन के कारण जो ग्लेशियर बेड में यानी तल में वहां पर जो लैंडफॉर्म बनता है उसे बोलते हैं रोशेमोंटनी। द पैसेज ऑफ ग्लेशियर आइस ओवर अंडरलाइंग रॉक, the upslope side smooth while the downslope side becomes rough because of weathering by melted water. This is called रोशेमोंटनी। देखिए जो आप ऊपर का स्लोप होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन नीचे का स्लोप जो होता है वो रफ होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रोशेमोंटनी। इसका पिक्चर दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है रोशेमोंटनी, ये इसका फोटो है। ठीक है, नीचे यहां पर देखिए डाउन स्लोप में रफ सरफेस है और ऊपर थोड़ा स्मूथ सरफेस है कंपेयर टू यहां पर। ठीक है।